नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने बात करेंगे मारू व सिकलिगज शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रयोग किया गया और कहाँ-कहाँ प्रयोग किया गया। दोस्तों, हमने इस विषय पर पहले भी आपको कई जानकारी उपलब्ध कराई और रोशनी डालने का प्रयास किया है कि कैसे और किसके द्वारा मारू और सिकलिगर का प्रयोग किया गया और क्यों किया गया। दोस्तों, यह सभी जानकारी इतिहास से संबंधित है, लेकिन सटीक जानकारी तो कोई नहीं दे पाता, क्योंकि जब घटना घटी तो सही समय पर तो कोई भी बहुत मुश्किल से विश्लेषण कर पाता है, क्योंकि घटना के समय कोई कैमरा या रजिस्टर लेकर तो उपस्थित नहीं थे। इसलिए जो भी जानकारी या इतिहास बताने का प्रयास करते हैं वह मौजूद तथ्यों या जानकारी या घटनाओं के आधार पर आकलन कर उस स्थिति या घटना को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं और करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने भी तथ्यों और घटनाओं एवं संबंधित जानकारी के द्वारा उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह जानकारी प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। तो चलिए आज के मुख्य बिंदु पर रोशनी डालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारा विषय था मारू व सिकलिगर पर जानकारी। यह कैसे प्रयोग किया गया और किसके द्वारा प्रयोग किया गया। इसके लिए हमें 13वीं शताब्दी की ओर चलना पड़ेगा, जब मंडोर पर प्रतिहारों का शासन था और कन्नौज पर 8वीं से 9वीं शताब्दी तक प्रतिहारों का शासन रहा। लेकिन जब 8वीं शताब्दी में चक्रवर्ती सम्राट मिहिर भोज राजा बने, जिन्होंने भारत में प्रथम प्रतिहार राजवंश की स्थापना की, तो इन्होंने अपने अपने नज़दीकी और भरोसेमंद रिश्तेदारों को अन्य रियासतों के राजा या सरदारों के तौर पर नियुक्त किया। वहीं उनके जो शस्त्र निर्माण कारीगर होते थे वह भी प्रतिहार कारीगर ही थे, जो शाही कारीगर कहलाते थे। कहा जाता है कि मिहिर भोज का शासनकाल सबसे सर्वश्रेष्ठ शासनकाल बताया गया है, जिसका वर्णन विदेशी व्यापारों ने भी किया है, जो भारत में आए थे। जब धीरे धीरे कन्नौज से प्रतिहार कमजोर पड़ने लगे, वह अन्य रियासतों में स्थापित या स्थानांतरित होते गए। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इनके जो शाही कारीगर थे, जो शस्त्र निर्माण कारीगर थे, वह अन्य रियासतों में लोहार के नाम से निवास करने लगे। उन्हीं के वंशज मेवाड़ में शस्त्र निर्माण करने व बेचने का तथा उसका व्यापार करने लगे, जो अधिकतर शाही शस्त्र निर्माण या विशेष तरह के शस्त्र निर्माण करते थे। वहीं दूसरी ओर जब धीरे धीरे प्रतिहार हर जगह कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि बार बार युद्ध या हमलों द्वारा भारतीय रियासतों के अन्य संगठनों के राजाओं द्वारा या विदेशी हमलावरों के द्वारा राज्य को प्राप्त करने के लिए या अपना राज्य विस्तार करने के लिए बार बार हमले करने के कारण प्रतिहार 800 से 900 सालों में धीरे धीरे कमजोर होने लगे। जब कन्नौज के बाद धीरे धीरे मंडोर व अन्य राज्यों में भी प्रतिहार कमजोर पड़ने लगे, तब सन 13वीं शताब्दी में चौहानों द्वारा मंडोर के प्रतिहारों को पराजित होना पड़ा, लेकिन पुनः राज्य को प्राप्त कर लिया गया। लेकिन बाद में मंडोर पर गुलाब वंश के द्वारा अधिकार कर लिया गया, जिसे इंदा प्रतिहारों ने पुनः प्राप्त किया। लेकिन जब गुलाम वंश के द्वारा मंडोर पर अधिकार कर लिया गया था, इसी दौरान जो प्रतिहार शाही शस्त्र कारीगर थे, जो मंडोर के प्रतिहारों के लिए शस्त्र निर्माण करते थे, उन्होंने देवगढ़ में अपना ठिकाना बनाया। यही वह समय था और यही वह समय भी था जब कई संगठनों ने मिलकर एक समूह का निर्माण किया था, यह समूह निर्माण किया जा रहा था, जिसे हम आज वर्तमान में समाज भी कहते हैं। कई गोत्र मिलकर एक संगठन का निर्माण कर रहे थे, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा, हमलावरों द्वारा कई संस्कृतियों या कई रियासतों को या कई गांवों को उजाड़ दिया गया। लाखों की तादाद में कत्लेआम मचाया गया। इन्हें पुनः बसाने के लिए भारत में कई क्षत्रिय संगठनों या गोत्रों या रियासतों के राजाओं द्वारा एकत्रित होकर संगठन बनाकर पुनः संस्कृति का अस्तित्व लाने या जीवित रखने के लिए या विस्तार के लिए
एक होकर समाज का स्वरूप दिया गया या संगठन बनाया गया जिसे आज हम समाज कहते हैं। यही वह समय था जब 13वीं शताब्दी में जब मंडोर के प्रतिहारों द्वारा जो शाही कारीगर थे देवगढ़ में अपना डेरा जमाया और इस संगठन को जो प्रतिहारों का था उन्होंने अपना नाम मारू प्रतिहार दिया। देवगढ़ में प्रतिहारों को मारू प्रतिहार कहा जाने लगा। आज भी आप देवगढ़ में मारू दरवाजे को देख सकते हैं जिसके पीछे प्रतिहारों की जागीरदारी थी, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद है, जहां पूरी प्रतिहार बस्ती थी। मारू शब्द के बारे में कहा जाता है और तथ्यों के आधार पर संबंधित जानकारी बताती है कि मरु शब्द सर्वप्रथम मिहिर भोज प्रतिहार के कवि द्वारा प्रयोग किया गया था और यह शब्द मरुवंश से सूर्यवंशी भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज थे। यह सब मरुवंशी सूर्यवंशी भगवान राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज थे जिनका वर्णन इतिहास और पुराणों में पाया जाता है और कहा जाता है कि राजस्थान के पूर्व में भाग पर लक्ष्मण वंश के शासक का शासन था। इसीलिए ये जो भी कार्य करते थे वह आज भी मारूशैली या मरुशैली के नाम से प्रसिद्ध है जो प्रतिहारों द्वारा प्रयोग की जाती थी। आप देलवाड़ा में मंदिरों को भी मारूशैली या मरुशैली में ही पाएंगे जो प्रतिहारों द्वारा बनाए गए थे या मारूशैली में पाए गए हैं। इसलिए इन्होंने अपने संगठन का नाम संबंधित जानकारी के अनुसार मारू संगठन रखा। जब मंडोर से प्रतिहारों द्वारा राठौड़ों को दहेज में दे दिया गया तब मंडोर शासन राव चूड़ा राठौड़ एवं प्रतिहार पुत्री किशोर कंवरी से उत्पन्न पुत्र राव कान्हा को जब मंडोर का शासन बनाया गया तब राव चूड़ा राठौड़ के बड़े पुत्र राव रणमल राठौड़ नाराज होकर मेवाड़ चले गए जहां पर उन्होंने कुछ समय बिताया। बाद में उन्हें राव चूड़ा राठौड़ द्वारा जोजावर की जागीरदारी दी गई। तब देवगढ़ से कुछ प्रतिहारों को जो मारू प्रतिहार थे जो शस्त्र निर्माण करते थे उन्हें राव रणमल राठौड़ के लिए जोजावर भेजा गया, लेकिन राव रणमल राठौड़ इससे नाखुश थे। जब जोजावर शासक राव रणमल राठौड़ ने अपनी बहन का विवाह मेवाड़ में कराया तब राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मोकल हुए जिनके संरक्षक के तौर पर राव रणमल राठौड़ मेवाड़ में सत्ता संभालने लगे। यही वह समय था जब मेवाड़ में राव रणमल राठौड़ मेवाड़ राणा मोकल के संरक्षक के तौर पर अपने सरदारों को उच्च पदों पर स्थापित करने लगे। उन सरदारों में प्रतिहार भी थे। एवं जब मेवाड़ शासक राणा मोकल की हत्या कर दी गई तब उनके पुत्र राणा कुंभा के संरक्षक के तौर पर पुनः राव रणमल राठौड़ की बहन मेवाड़ राजमाता हंसाबाई द्वारा महाराणा कुंभा के संरक्षक के तौर पर पुनः मेवाड़ में बुलाया गया। महाराणा कुंभा के संरक्षक के तौर पर, लेकिन जब संरक्षक के तौर पर राव रणमल राठौड़ मेवाड़ में थे तब कुछ अफवाह चली। कहा जाता है कि राव रणमल राठौड़ मेवाड़ को अपने हाथों में लेना चाहते थे। तब कहा जाता है कि संबंधित जानकारी के अनुसार मेवाड़ में राव रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी जाती है। जब राव रणमल राठौड़ की हत्या मेवाड़ में हुई तब उनके पुत्र राव जोधा राठौड़ भी मेवाड़ में ही थे जिनको राव रणमल राठौड़ द्वारा नियुक्त सरदारों के द्वारा सुरक्षित मारवाड़ ले जाया गया। और जब राव रणमल राठौड़ का शव मेवाड़ में था उस समय उस शव को लाने के लिए मेवाड़ में मारवाड़ से राव रणमल राठौड़ के सरदारों में सेनापति प्रतिहार ही थे जो मेवाड़ में राव रणमल राठौड़ का शव लेने के लिए आए और सुरक्षित लेकर गए। उन सरदारों में प्रतिहार सरदार सीकरा प्रतिहार जो सेनापति थे वह यहाँ से राव रणमल राठौड़ का शव ले जाते हैं। इसी दौरान मेवाड़ और मारवाड़ में आपस में मतभेद हो जाता है। संबंधित तथ्यों के आधार पर जो राव जोधा राठौड़ के साथ प्रतिहार संगठन मारवाड़ की ओर बढ़ा वह मारू संगठन कहलाया, जिन्होंने राव जोधा के साथ शस्त्रों का निर्माण किया। जहां जहां राव जोधा ने शरण ली वहां वहां संबंध स्थापित किए और मारू संगठन के नाम से जाने जाने लगे। राव जोधा के बारे में यहाँ पर
बताना चाहेंगे कि जिन्होंने जोधपुर का निर्माण कराया, जोधपुर बसाया, जिनके नाम से जोधपुर पड़ा, वह राव जोधा राठौड़ द्वारा ही किया गया। इसलिए आप मारवाड़ में मारू संगठन के नाम से ही लोहारों को पाएंगे। लेकिन जो महाराणा कुंभा के साथ जो प्रतिहार रहे, लोहार बनकर रहे थे, जो कन्नौज के शाही शस्त्र कारीगर के वंशज थे और उनके साथ युद्ध में सम्मिलित हुए, जो महाराणा कुंभा के साथ युद्ध में सम्मिलित हुए, वे प्रतिहार सिकलीगर कहलाए। यह उपाधि भी मेवाड़ में महाराणा कुंभा द्वारा ही दी गई थी, जो प्रतिहारों को दी गई थी। आज भी आप 500 से अधिक वर्ष पुरानी सिकलीगर प्रतिहारों की जागीरी भिंडर में देख पाएंगे, जिन्हें सिकलीगर के नाम से जाना जाता है। एवं अन्य मेवाड़ के रियासतों में भी प्रतिहारों को ही सिकलीगर देख पाएंगे। चाहे चार भुजाजी के प्रतिहार जो हो, उन्हें भी सिकलीगर के नाम से ही संबोधित किया जाने लगा। जो महाराणा कुंभा के साथ सम्मिलित हुए एवं महाराणा के लिए युद्ध में शस्त्र सप्लाई एवं निर्माण के लिए सहयोगी थे, और जहाँ जहाँ महाराणा कुंभा द्वारा युद्ध किए गए, उन सभी क्षेत्रों में आप प्रतिहार सिकलीगर को देख पाएंगे। और इन्होंने जहाँ जहाँ संबंधित स्थापित किए, संगठन बनाए व शस्त्र सप्लाई किए, वे सभी सिकलीगर संगठन के नाम से पहचाने जाने लगे, संबोधित किए जाने लगे। और संबंधित जानकारी के अनुसार राव जोधा और महाराणा कुंभा के बीच तकरीबन 10 वर्षों तक संघर्ष चला। जब राव जोधा द्वारा महाराणा कुंभा से संधि के लिए मेवाड़ राजमाता हंसाबाई को आग्रह किया गया, क्योंकि राजमाता हंसाबाई राव जोधा की बुआ थी और महाराणा कुंभा की दादी साहबी थी। इसलिए जब राजमाता हंसाबाई द्वारा राव जोधा और महाराणा कुंभा द्वारा संधि कराई गई, उस संधि का नाम आवल और बावल की संधि का नाम दिया गया। जहां तक आंवले की खेती होती है, वह पूरा क्षेत्र मेवाड़ कहा गया, और जहां पर बबूल के पेड़ दिखाई देते हैं, वह मारवाड़ कहा गया। अंत में राव जोधा राठौड़ द्वारा अपनी पुत्री का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ किया गया। इसके बाद ही पुनः दोनों क्षेत्र मारवाड़ और मेवाड़ मिलकर विदेशी हमलावरों से युद्ध करते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे। यहीं पर पुनः मारू और सिकलीगर संगठन भी एक हुआ, जो आज वर्तमान में श्री मारू लोहार सिकलीगर समाज के नाम से जाना जाता है।